नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। उदयनिधि जो करुणानिधि के खानदान का एक राजनेता है, कम उम्र का ही है, जिसकी उद्घोषणा है कि डीएमके की स्थापना, करुणानिधि या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना केवल और केवल सनातन के उन्मूलन के लिए हुआ है, हिंदुओं के सर्वनाश विनाश संपूर्ण विनाश के लिए हुआ है। वो इस बात को बार बार कहते आ रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं, कम से कम 5-6 बार उन्होंने अभी कहा है। जिस कॉन्फ्रेंस में पहली बार उन्होंने सनातन उन्मूलन की बात की थी, वो कॉन्फ्रेंस भी, उसका नाम भी इरेडिकेशन था, सनातन इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस उसका नाम था। बहुत इसका विरोध प्रतिरोध जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातन धर्म को बचाने के लिए या उसके साथ कम से कम खड़े हैं भारत में, वो उसके खिलाफ अपना आंदोलन, अपनी बात को रख के कर रहे हैं। सनातन में तो वाद विवाद और बातचीत से ज़्यादा चीज़ों को हल करने की परंपरा रही है। तो जो हिंदुओं के बीच एक गुस्सा, एक आक्रोश था, उसे कानूनी रूप में भी देखा जा रहा था। लोग कई जगह एफआईआर करा रहे थे और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी याचिका दायर की थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को वापस कर दिया था, नहीं सुना था। बट अभी दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस संदर्भ में हुई है। कानूनी पहलू को यदि हम देखें तो एक घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, जहां एकम सनातन दल, जो कि नया संगठन है भारत में एक, और केवल सनातन मूल्यों की बात करता है, सनातन हिंदुओं की बात करता है, सनातन की बात करता है बेसिकली, और सनातन हिंदुओं की पार्टी वो अपने आप को कहते हैं। तो उसी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, वो जम्मू के हैं। उन्होंने जम्मू के हाई कोर्ट में एक एफआईआर, एक केस, एक अपनी याचिका लगाई थी ये उदयनिधि के खिलाफ, कि इसने जो हिंदू जेनोसाइड की बात कही है, सनातन इरेडिकेशन की बात कही है, उसके खिलाफ याचिका लगाई थी। उस पे हाईकोर्ट का एक बहुत ही सकारात्मक आदेश आया है। कहें, उन्होंने एक न केवल नोटिस जारी किया, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी को नियुक्त किया है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट करने के लिए उसे आदेश दिया गया है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जाहिर है कोर्ट उस पर कुछ निर्णय लेगी, या तो उदयनिधि मारन को बुला के पूछा जाएगा, उससे पूछताछ होगी, और फिर आगे जो कानूनी प्रक्रिया है जो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो आगे चलेगा। इसी तरह बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई थी, और देश के अन्य जगहों पे भी लोग इससे कानूनी सहायता इस मामले में लेने के लिए प्रयासरत हैं, और कुछ लोग अभी भी इसमें लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जितने भी इससे जुड़े हुए राजनेताओं ने बयान दिया था, सनातन इरेडिकेशन से जुड़े हुए दयानिधि मारन, डी राजा परमेश्वरन और अन्य लोग, इन सबको नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी किया है तो स्पष्ट है कि अब नोटिस जारी करना भी एक संज्ञान लिया है कोर्ट ने, तभी नोटिस जारी किया है। अब नोटिस जारी करने का अर्थ है कि वो कोर्ट में आके अपनी बात रखेंगे, जो नोटिस में उनसे मांगा गया होगा जवाब, या उनके पक्ष रखने की बात कही होगी वो रखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कानूनी प्रक्रिया कुछ इसके बारे में शुरू हुआ है, कुछ बातचीत शुरू हुई है। अक्सर देखा जाता है कि भारत में काफ़ी हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो तो उसकी सुनवाई, उसकी बातचीत, उसके रेमेडीज कानूनी तौर पे भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि भारत का हिंदू अपनी रक्षा के लिए, अपनी आस्था या अपने धर्म की रक्षा के लिए कानून से सहायता जो है वो भीख के रूप में मांग रहा है। ये उसका अधिकार नहीं है भीख मांग रहा हो। इस तरह का एक रवैया है न्यायपालिका का, और विधायिका का तो है ही है। विधायिका में तो जितने भी हिंदू राजनेता हैं वो चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। उनको जहां ज़रूरत होगी चुनाव में
बस इस पे बात करके और अपना वोट बैंक को मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे। ज़मीन पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो डिसाइसिव हो, जो जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह की बात ना करे, ऐसी प्रतिक्रिया तो देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब देखते हैं, ये जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, शायद इससे कोई हल मिले। भारत में काफ़ी हिंदुओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में शायद कुछ इससे सहायता मिल पाए, और उसके लिए उस दिशा में ये एक बढ़िया कदम उठाया गया कदम है। और मैं मानता हूँ कि यदि अंकुश शर्मा जी, जो कि खुद एडवोकेट भी है, और वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने आप को केवल और केवल सनातन हिंदुओं की पार्टी कहता है, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा सकारात्मक सार्थक प्रयास की अपेक्षा है, और मुझे लगता है वहाँ से कुछ अच्छे फल आने चाहिए। तो इस अंक में इतना ही।